चलो पढ़ाएं आगे। तो चलो बोर्ड पे देखो, टीना है, बाकी लोग हैं, तो बोर्ड पे देखो। तो मुझे लगता है कि कल जो पढ़ाया तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ सवाल मैं तुम लोगों से पूछूंगा भी, ठीक है। तो फिलहाल आज हम आगे चलेंगे। कल आई थिंक लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था दैट इज सेल साइज। क्या पढ़ाया था? सेल का साइज पढ़ा था। कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था सेल साइज एंड शेप, बहुत बेसिक टॉपिक थे। और आई थिंक कल ये आपको दिखाया गया था, ये आपको कल दिखाया गया था कि हमने ये आज पढ़ना है। तो टॉपिक है आज के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसको इस तरह से समझिए कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवर की या डिस्कवरी करी, तो देखो इस बात पे तो हम एज अ ह्यूमन कन्विंस हुए कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं सबके सब क्या हैं? एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट से मिलके बने हैं, जिसको क्या कहा? सेल कहा गया। अब अगला विषय क्या था? तो अगर आप सेल का एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं तो आई थिंक अगला काम ये था उस सेल के स्ट्रक्चर को समझना कि उसकी संरचना कैसी है, कैसा वो दिखता होगा। सेल जैसी चीज होती है, ये तो रॉबर्ट हुक ने साबित करी, ये तो रॉबर्ट हुक ने साबित करी कि सेल जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे मिलके सारे लिविंग क्रिएचर बनते हैं। अब बात ये आ गई कि भाई जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है। वो खुद कई चीजों से मिलके बना होगा, तो कौन कौन सी चीज उसको मिलके बनाती है और उनके काम क्या है ना? तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो ये हमें पढ़ना है कि एक सेल का स्ट्रक्चर कैसे, उसकी संरचना कैसी है, एक सेल कैसे दिखता है, किन किन चीजों से मिलके बना है और वो वहां क्या क्या काम कर रहे हैं, ये सब हमको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, चल। तो ये तो मैंने डायग्राम बनाया, ऑब्वियस बात है आपको धीरे धीरे समझ आएगा। बट इस डायग्राम को अगर देखो तो आपको यहाँ एक एनिमल सेल अलग दिखाया गया है और प्लांट सेल अलग दिखाया गया है। इसका कारण आपको समझ आ गया होगा कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि प्लांट भी सेल से बने हैं, एनिमल भी सेल से बने हैं, बट दोनों में जो सेल है वो बहुत अलग तरह का है ना? तो इसीलिए प्लांट सेल अलग होता है। क्या अलग होता हम जानेंगे आगे जाके। और एनिमल सेल बहुत अलग होता है। ठीक है, तो यहां देखो कुछ लेबलिंग भी करी है। ठीक है, ये लेबलिंग में जो जो ऑर्गेनल्स लिखे हैं एक्चुअली क्या है? ऑर्गेनल्स हैं। बताया था ना कल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनल्स क्या है? एक तरह के सेल के ऑर्गन, जैसे आपकी बॉडी के ऑर्गन होते हैं जो आपको मिलके बनाते हैं, इसी प्रकार से सेल अपने आप में क्या है? एक लिविंग क्रिएचर है। सेल अपने आप में क्या है? एक लिविंग क्रिएचर है। उसको कौन बनाता है? सेल बनता है किससे? ऑर्गेनल्स के मिलने से। तो यहाँ तुम्हें प्लांट और एनिमल का सेल दिखाया गया है जिसके कई सारे ऑर्गेनल लेवल किए। धीरे धीरे करके इनको एक एक करके पढ़ेंगे, इन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। बट कम से कम यहाँ मोटा मोटा दिखा होगा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल आर डिफरेंट। प्लांट जिन सेलों से मिलकर बना है और एनिमल जिन सेलों से मिलकर बना है दोनों जैसे नहीं होते हैं। चलो इसको यहां देखो क्या दिखाना चाह रहे हैं, यहां क्या दिखाना चाह रहे हैं जरा समझिएगा। देखो यहां कई सारे कंपोनेंट या ऑर्गेनल्स लिखे हैं किसके? सेल के, है ना? दो कॉलम बनाए गए हैं। अब यहां जो कंपोनेंट है वो इसलिए आपको दिखाएगा कि आपको पढ़ने से पहले ही पता रह जाए कि ये जो जो कंपोनेंट आप यहां पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, ये सब क्या है? सेल के लिविंग पार्ट है। क्या है? लिविंग पार्ट है कि नहीं? और यहां जो आपको दिखाया गया है ये वो पार्ट है सेल के जो हम आगे पढ़ेंगे। बट पहले ही दिखा दिया गया कि आपके ध्यान में रहे कि ये जो पार्ट हम आगे पढ़ेंगे ये सेल के पार्ट तो हैं, बट कैसे पार्ट हैं? ये नॉन लिविंग पार्ट हैं। कैसे पार्ट हैं? नॉन लिविंग पार्ट। जैसे आज हम सेल वॉल पढ़ेंगे, है ना? उसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा आपकी नॉलेज के लिए कि सेल वॉल जो है एक नॉन लिविंग पार्ट है सेल का। और किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में। यहां भी आप देखो प्लास्टिड कैसा पार्ट है सेल का? लिविंग पार्ट है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल ओनली, है ना? यहां देखो सेंट्रियोल्स किसमें पाया जाता है? एनिमल ओनली। ठीक है, तो ये जो दो डायग्राम शुरुआत में दिखाए गए सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको क्या क्या आगे पढ़ना है। एक थोड़ा सा आपके दिमाग में आउटलाइन रहेगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम आगे कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खोल दो, उसको बच्चे अंदर आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी। मैं क्लास ले रहा हूं तो सभी मैं थोड़ा अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तुमको चलेगा? तो मुझे 1 घंटे बाद मिल बैठ जाए, बट 1 घंटा लगेगा मुझे। 1 घंटे से पहले तो मैं 6 बजे। हाँ 6 बजे आ जाओ। ठीक है, बंद कर दो उस। चलो तो बात क्या कर रहे हैं?
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। तो हम एक्चुअल में जब प्लांट या हो या एनिमल बोले तो सेल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब सेल के स्ट्रक्चर में जो पहला स्ट्रक्चर हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं वह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बेटा सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जरा समझिए। कहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है उसकी जो बाहरी लेयर है, जो बाहरी लेयर है उसको कहा गया है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहा गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे यहां देखो कि अगर आप प्लांट सेल देखिए या एनिमल सेल देखिए, इसमें क्या है? एक बाहरी लेयर आपको दिख रही होगी, है ना, जो सेल की क्या है? आउटर लेयरिंग है, बाहर की आउटर लेयरिंग है, उसको कहा गया है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सभी में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट तो क्या समझ आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल की आउटर कवरिंग है, पहला। दूसरा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल हो, सभी में पाया जाता है। दूसरा, ऑर्गेनल्स आर आल्सो सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का तो अपना मेम्ब्रेन होता ही है, बट जब सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं जिनसे मिलकर सेल बना होता है, जो हम धीरे धीरे करके एक एक ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे भी आगे, कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का मेम्ब्रेन होता है। अगर कल का एक पॉइंट याद हो, हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो आई थिंक वो पॉइंट अब आपको समझ आएगा। कल हो सकता समझ नहीं आया होगा कि नहीं, कि क्या बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? इनकम्प्लीट प्रीमैच्योर सेल होते हैं। क्यों, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो उसमें ऑर्गेनल्स होते हैं उन ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो कल क्या पॉइंट था कि वहां जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास अपना मेम्ब्रेन नहीं होता, इसी मेम्ब्रेन की बात चल रही थी। बट वहीं हमने यूकैरियोटिक सेल में क्या पढ़ा था कि मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। उसका मतलब क्या था कि वो ऐसे सेल थे जिनके ऑर्गेनल्स के पास खुद का क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। तो यहां समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है, कई ऑर्गेनल भी ऐसे होते हैं जिनका खुद का मेम्ब्रेन होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी है? सेल की। उसको तो क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या है? लिविंग। वो चार्ट याद आया तुम्हें? वो चार्ट क्यों बनाया गया था? ये दिखाया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका पार्ट, कैसा पार्ट है? लिविंग पार्ट में आता है। किसमें आता है? लिविंग पार्ट में आता है। चलो, तो वही चीज यहां लिखी गई कि जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग मेम्ब्रेन है। थिन, बहुत ही पतला होता है। डेलिकेट समझते हो, दैट इज नाजुक, महीन, है ना। जैसे एक बर्फी के ऊपर चांदी चढ़ाते हैं तो बहुत मोटी परत थोड़ी ना होती चांदी की, क्या होती है? बहुत ही डेलिकेटेड फाइन लेयर होती है। किसकी? सिल्वर की। किसके ऊपर? मिठाइयों के ऊपर। दैट इज डेलिकेट, है ना। इलास्टिक होता है नेचर में। नेचर में कैसा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इलास्टिक, समझते ना, इलास्टिक जैसे रबड़ है कि खींचेंगे तो क्या होता है? टूटता नहीं, खिंच जाता है कि नहीं। तो इलास्टिक नेचर में होता है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। समझिएगा क्या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है, थिन होता है, पतला, डेलिकेटेड, बड़ा महीन होता है, इलास्टिक होता है। नेचर में कैसा होता है? इलास्टिक इन नेचर होता है। और लास्ट लिखा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। रीजन समझिए, उसका काम समझना, आगे लिखा हुआ है। इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के अंदर से क्या बाहर जाएगा। दैट इज, इसको लोग कहते हैं क्या? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। और यही कारण है कि इसे क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका ये फंक्शन पढ़ो तो आपको इस पॉइंट समझ आएगा। फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के बाहर और भीतर जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही कारण है कि इसका नाम पड़ा सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी झिल्ली जो क्या करती है? सिलेक्ट करती है किनको? सब्सटेंस
को ये सिलेक्ट करने का काम करती है कि सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के बाहर क्या जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला देखो, ये हेल्प्स करता है किसमें, डिफ्यूजन के प्रोसेस में। आगे टॉपिक है, हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो प्रोसेस हमें आगे पढ़ने हैं। तो फिलहाल के लिए पॉइंट यहां लिख सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, या उसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जा रहा है, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अभी आपके लिए हो सकता है ये वर्ड ऑब्वियस सी बात है, नया है। अभी हम एक स्लाइड रुको, हम आगे जा रहे हैं तो आपको पता लगेगा कि डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। बट हम जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ेंगे तो ये उसमें मदद करता है। ठीक है, अच्छा ये देखो एक हाईलाइट किया गया है यहां पर, तो लिखा गया है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन permit the entry and exit of some material in the cell, therefore the plasma membrane is called selective permeable membrane। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिट करती है, वो अनुमति देती है किसको, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, कुछ मटेरियल की एंट्री और एग्जिट को कौन परमिट करता है, कौन अलाउ करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करता है। यही कारण है इसको सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, जो ऑलरेडी मैंने पीछे बताया कि इसको सिलेक्टिव परमेबल क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वेरियस एसेंशियल सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, क्या है ये आउटर लेयरिंग है किसकी, सेल की। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सब में ही पाया जाता है कि नहीं। और कई ऑर्गेनल्स के ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और थोड़ा याद करो वो कौन से सेल है जिनके ऑर्गेनल्स पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सभी सेल के नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनमें भी ऑर्गेनल्स होते हैं, होते बड़े कम हैं, बट जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं होते थे। बट यूकैरियोटिक जो सेल हमने पढ़ा था उसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आर मेम्ब्रेन बॉन्ड। मेम्ब्रेन बॉन्ड मतलब तो वहां जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन, दे हैव देयर ओन मेम्ब्रेन। तो आई थिंक वो पॉइंट समझ आया होगा क्या था वहां पर, क्लियर है। तो वही मैंने कहा जो वहां प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिफरेंशिएट पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है वहां कई बातें समझ नहीं आई होंगी, बट जैसे चैप्टर चलेगा तो आपको वहां एक एक पॉइंट क्या था उसका मतलब समझ आएगा। फिलहाल मुझे लगता है हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब यहां देखो एक चीज आया, दैट इज डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो एक ही करके जाएंगे, क्योंकि हमने वहां एक पॉइंट लिखा ना कि हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है किसमें, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। तो ये जानना जरूरी है कि डिफ्यूजन होता क्या है और ऑस्मोसिस किसे कहा जाता है। तो जरा यहां समझिएगा डिफ्यूजन क्या है, बच्चा ध्यान सुनिएगा। एक्चुअली जो पुरानी केमिस्ट्री है उस केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता था डिफ्यूजन, और अब जो तुम्हारा 9th का सिलेबस है मुझे लगता है वो चैप्टर जो मैटर था वो क्या हो चुका है, आउट हो चुका है। तो आइडली हो सकता है किसी और चैप्टर में पढ़ाने का मौका मिलेगा, है ना। बट अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो जो मैटर चैप्टर हुआ करता था वहां पढ़ाया जाता था कि डिफ्यूजन क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री आल्सो। ठीक है, बट चलो हमने बायोलॉजी से स्टार्ट करी इस बार, सेल से, तो डिफ्यूजन पहले यहां आ गया। चलो बात करते हैं डिफ्यूजन क्या है, जरा सुनना। लिखा गया है डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस समझते हो, जो खुद से होता हो और अचानक सडनली होता, दैट इज स्पॉन्टेनियस, है ना। जिसको कोई पुश नहीं कर रहा, जो खुद से होता, दैट इज स्पॉन्टेनियस। तो कह रहे डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसेंट्रेशन। तो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा डिफ्यूजन एक ऐसा मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स का जहां मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, हायर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन जाता है। बच्चा बोलेगा हायर कंसेंट्रेशन मतलब हायर अमाउंट, और लोअर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, लोअर अमाउंट। कि एक ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसका, मॉलिक्यूल्स का। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो मॉलिक्यूल सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। तो एक ऐसा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जहां जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसेंट्रेशन रीजन, हायर कंसेंट्रेशन रीजन मतलब एक ऐसी लोकेशन जहां उसकी मात्रा अधिक है, वहां से क्या करता है, लोअर कंसेंट्रेशन रीजन में जाता है। बोले तो ऐसी जगह में जाता है जहां उसकी अमाउंट कम है। उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण से ऐसे समझाता हूं, जरा समझिएगा। जैसे एक बीकर आपने लिया और इसमें आपने वाटर पोर किया। अब तुमने क्या करा, इंक का एक ड्रॉप डाला, इंक का एक ड्रॉप डाला। अब इंक का एक ड्रॉप डाला, तुमने क्या देखोगे, मुझे लगता है इंक के मॉलिक्यूल यहां ज्यादा है अभी,
बाकी जगह इनके मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। अब तुम क्या देखो, थोड़ा अगर तुम वेट करोगे तो तुम क्या पाओगे, धीरे 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 पानी पूरा नीला हो जाएगा, है कि नहीं? कुछ समय तक हो सकता है आपको नीला यहां तक दिखा, है कि नहीं? तो इससे क्या समझ आया? अब देखो पानी क्या, वो इंक का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, उसकी यहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, बट नीचे भी नीला नहीं हुआ। नीला नहीं हुआ मतलब वहां इंक का मॉलिक्यूल अभी मौजूद नहीं है, बट क्या करता है इंक का मॉलिक्यूल, वहां ठहरता है? नहीं ठहरता, वो स्पॉन्टेनियसली खुद से आप उसको पुश कर रहे हैं। आपने जैसे इंक का ड्रॉप डाला, छोड़ दिया, आप क्या देखते हैं कि जहां इंक का ड्रॉप डाला वहां इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, बाकी पानी में इंक के मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन क्या है, कम है या है ही नहीं। और इंक का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वहां से टूटता है और टूट के क्या करता है, उस रीजन में फैलना स्टार्ट करता है जहां उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और इस तरह का जो मूवमेंट है, जहां एक मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाता है, इसको कहते हैं बेटा क्या, डिफ्यूजन। और इस प्रोसेस में कौन मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करता है। कौन मदद करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मदद करता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, जैसे देखो यहां डायग्राम से दिखाने की कोशिश भी की गई है। अगर आप कहते हैं हाँ, अच्छा कुछ और भी लिखा था, कहता अंटिल यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन इज फाइनली अचीव। ऑब्वियस सी बात है, कब तक होगा, ये तब तक होगा जब पूरी तरह से कंसंट्रेशन हर जगह बराबर नहीं हो जाए। एक बार पूरा पानी नीला हो गया तो कहीं मूव करता है, नहीं करता, क्योंकि हर जगह कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं। तो चीजें क्या करती है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर जाती है। जब सब जगह कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तो कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मूवमेंट कहीं रुक जाएगा। एक उदाहरण और देता हूं कि अगर आपको बेहतर समझ आना है, बट एक पॉइंट यहां पढ़ लूं, उसके बाद एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे उसने कहा डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेज, गैसेज में डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में, और डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड में भी होता है। किसमें होता है, सॉलिड में भी होता है, बट सॉलिड में जो डिफ्यूजन है वो सबसे स्लो होता है, सबसे स्लो होता है। एक उदाहरण और डिफ्यूजन का देता हूं। एक्चुअली में ये डिफ्यूजन केमिस्ट्री के मैटर चैप्टर से बिलोंग करता है, बट मुझे लगता है डिफ्यूजन हमारे पास पहले बायोलॉजी में आ गया, तो मैं इसको उदाहरण को यहां देता हूं। आपने देखा होगा एक व्यक्ति परफ्यूम लगाता है, तो जो परफ्यूम उसने लगाया, परफ्यूम के मॉलिक्यूल कहां है, उसके कपड़ों पे है। तो क्या करते हो, परफ्यूम आप अपने कपड़ों पे ही छिड़कते हो, तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल है क्या है, आपके कपड़ों पे बैठे हुए। अब वहां कहीं दूर जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर सपोज करो परफ्यूम मैं ही लगा के आया होता, तो टीना तुम इतनी दूर मेरे से बैठी हुई हो, तो क्या आपको परफ्यूम के मॉलिक्यूल की स्मेल आती है क्या? नहीं आती। अरे मैंने नहीं लगाया, अगर नहीं आती है, मैंने लगाया नहीं तो कहां से आएगी। मैंने कहा अगर मैंने परफ्यूम लगाया होता, अगर मैंने परफ्यूम लगाया होता, तो क्या मैंने जो परफ्यूम लगाया उसके मॉलिक्यूल कहां है, मेरे कपड़ों पे हैं, तो क्या उसकी जो सेंट है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, क्या आप तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती? पहुंच जाती है। और हो सकता है तुम बोलोगे भैया आज परफ्यूम लगा के आया है, बोलता कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। अब मैंने कहा कि वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स मेरे कपड़े पे थे, तूने क्या बिल्कुल मेरे बहुत क्लोज आके यहाँ कपड़े पे नाक लगाया अपना, कि बोला कि तब स्मेल किया? नहीं, तुम उतनी दूर बैठी हो मेरे से, और तब भी आपको परफ्यूम का फ्रेग्रेंस आता है कि नहीं आता है? कैसे आता है? डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। अब परफ्यूम के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा थी? मेरे कपड़ों में। जब तक मैं इस कमरे में था नहीं, तो क्या यहाँ परफ्यूम के मॉलिक्यूल थे इस कमरे में? नहीं थे। अब मैं जैसे ही एंट्री करूंगा तो मेरे परफ्यूम के मॉलिक्यूल कहां है? मेरे कपड़े पे है, और यहां उसकी कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और हवा में उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है। अब क्या होता है, परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स अपने और छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, और टूट के क्या करते हैं, हवा के मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप है उस गैप में चले जाते हैं, या उस स्पेस में चले जाते हैं। और जो हवा बहती है, और उसके बहने से हवा, वो परफ्यूम के मॉलिक्यूल हवा की मदद तक तुम तक भी पहुंच जाते हैं, और इस तरह से तुम्हें वो फ्रेग्रेंस सुनाई स्मेल होती है। क्या होती है? स्मेल होती है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफ्यूजन, जहां क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन रीजन से कहां मूव कर रहा है? अपने आप, मैंने फेंका, स्पॉन्टेनियसली अपने आप से कहां जा रहा है? लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाता है। इसको कहते हैं क्या? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। एक एग्जांपल देके खत्म करूंगा। ये डिफ्यूजन का एग्जांपल मैंने किसमें दिया? हवा में हो रहा है। ये डिफ्यूजन किसमें था? हवा में। इंक वाला मैंने किसमें एग्जांपल दिया था? लिक्विड में दिया था। एक लिक्विड वाला और दे देता हूं एग्जांपल, एक लिक्विड वाला एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे तुमने देखा होगा कि एक गिलास लिया हमने, समझ लो, कोई हमें जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये वर्ड ही आपके लिए नया आया, क्योंकि बोलना तो बड़ा आसान है कि बोल दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? डिफ्यूजन में हेल्प करता है, बट आई थिंक डिफ्यूजन होता क्या है उसका एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलिए, तो मैंने एक एग्जांपल और देता हूं कि आपने एक बीकर में पानी लिया, ठीक है,
अब तुमने क्या किया, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, यार कहूंगा चम्मच भी नहीं कहूंगा, चीनी, चलो चीनी की एक बड़ा सा क्रिस्टल डाल दिया, मिश्री आती है ना, एक चीनी का बड़ा सा क्रिस्टल डाला। आप कुछ समय तक छोड़ दीजिए, आपके साथ छेड़खानी मत कीजिए। आप कुछ समय के बाद आएंगे, आप क्या देखेंगे, चीनी का क्रिस्टल वहां गायब हो जाएगा, चीनी का क्रिस्टल वहां गायब हो जाएगा, है कि नहीं। अब कहां गया वो गायब होके, अब तूने टीना इस पानी का एक छोटा सा सिप लिया, तूने बोला पानी मीठा है, तो चीनी का क्रिस्टल तो नीचे था, पानी तूने सिप किया, जस्ट सिप किया, तो मैं लगता है तूने पानी यहां से सिप किया ऊपर, बिल्कुल ऊपर से, और पानी तो यहां मीठा लग रहा है। मतलब क्या हुआ, ये जो चीनी का क्रिस्टल नीचे था तो यहां उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी, बाकी और जगह चीनी का मॉलिक्यूल है भी नहीं है। तो पहले तो क्या हुआ कि वो अपने और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स में टूटा, और टूट के वहां नहीं रहा, वहीं रहता भाई, तो टूट गया तो ठीक था, तो पानी में यही रहता, बट तुमने जब पानी पिया तो पानी आपको मीठा दिख रहा है, मतलब चीनी के पार्टिकल पूरे पानी में स्प्रेड हो गए। कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या हुआ है, चीनी के पार्टिकल का डिफ्यूजन हुआ है, किसमें, वाटर के मॉलिक्यूल्स में, वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो टूटा, और टूट के उसकी कंसंट्रेशन यहाँ क्या थी, ज्यादा थी, और यहां से वो कहां मूव किया, बाकी जगह उसकी कंसंट्रेशन कम थी, और वो हायर कंसंट्रेशन से कहां मूव किया, लोअर कंसंट्रेशन में। इसको कहते हैं मेरे बेटा क्या, डिफ्यूजन। और सेल में जो डिफ्यूजन होता है वो कौन कराता है, सेल में भी चीजें होती है, अभी हम एग्जांपल देंगे, वहां भी चीजें क्या कर रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है, किसके थ्रू जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। इसलिए कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम क्या है, एक फंक्शन क्या लिखा, इट हेल्प इन डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी बताएंगे, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत छोटा अंतर है, बट उसको भी क्लियर करेंगे, उसको भी क्लियर करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल तो मैं तुम्हें केमिस्ट्री के दे दिए ना, डिफ्यूजन के, थोड़ा सा यहां समझाते हैं कि यहाँ डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, या यहाँ किस चीज का डिफ्यूजन, यहाँ थोड़ा ना चीनी, इंक, ये सब थोड़े ना यहाँ हो रहा है सेल में, बट ठीक है, डिफ्यूजन समझ आया कि नहीं आया कि डिफ्यूजन होता क्या है। अब देखो यहाँ किस चीज का डिफ्यूजन हो रहा है और कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस डिफ्यूजन में मदद कर रही है। देखो क्या होता है, ऐसे समझना, यहाँ भी दिखाया गया, बट फिलहाल मेरे अनुसार चलो। देखो एक सेल है, ये क्या है, दिख रहा है, एक क्या है, सेल है। और आप भी जानते हैं आपका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन रहता है, आप जो ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन कहां जाती है, आपके ब्लड में ही जाती है। आपने जो खाना खाया स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, खाना स्टमक में नहीं, कंप्लीटली कहां डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट हुआ। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ तो अल्टीमेटली डाइजेस्टिव फूड कहां जाता है, वो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। कहां जाता है, ब्लड स्ट्रीम में। तो आपका जो ब्लड है दैट कैरी ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें डाइजेस्टेड फूड दैट इज ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज, बोले तो C6H12O6 भी मौजूद है। अब ये ब्लड में है। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत किसको है, सेल को, क्योंकि इन दोनों को मिला के क्या बनाएगा भाई, एनर्जी बनाएगा। उस एनर्जी से ही तो सेल ग्रो करता है, और सेल ग्रो करेगा भाई तभी तो तुम ग्रो करोगे, नहीं करोगे। अब क्या होता है, तुम यहां देखो, जब ब्लड इसको यहां लेके पहुंचता है तो ये सेल की क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। अब क्या करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब देखो सेल के बाहर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है। अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ग्लूकोज रहा होगा, वो तो सेल इस्तेमाल कर चुका होगा, किसमें, एनर्जी बनाने में। क्या बनाने में, एनर्जी बनाने में। अब क्या होगा कि देखो यहां डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, इसकी सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, या ज्यादा होगी, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और ये अपने आप से क्या करेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कहां चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा। किसके चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन हुआ। क्या हुआ, ये डिफ्यूजन हुआ, किसका, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल, किसका, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो समझ आया कि वहां किसका डिफ्यूजन हो रहा है। अब जब ये यहां अंदर जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, एनर्जी बनेगी। एनर्जी तो हमने कल पढ़ा था, अच्छा तुमको नहीं पढ़ा है अभी, माइटोकॉन्ड्रिया तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, वो एनर्जी यहां बनेगी। चलो जब माइटोकॉन्ड्रिया आएगा तो बताएंगे वो एनर्जी का क्या हुआ, जो एनर्जी बनी, एनर्जी बनी, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी और यहाँ पर वाटर भी बना। अब इससे क्या हुआ, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई, बाहर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो समझ आए, बाहर जो वहां कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, बाहर कैसे आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि जब वहां बना तो उसकी मात्रा वहां ज्यादा हो गई, तो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा, बाहर कंसंट्रेशन कम। अपने आप से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्या करेगी, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, सेल के बाहर आके ब्लड में आ जाएगी, है कि नहीं। समझ आया डिफ्यूजन यहाँ कैसे हो रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ चलो ठीक है।
तो मुझे लगता है आपको डिफ्यूजन समझ आया और ये बात भी समझ आई कि सेल मेम्ब्रेन दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे हेल्प कर रही है सेल में, किसके प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। यहां भी देखो ये दिखाने की कोशिश की गई है, इसमें दिखाना क्या चाह रहे हैं, देखो ये बीच में सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल के अंदर है, सेल के बाहर है। अब दिखाया गया कि कोई सब्सटेंस, कोई पार्टिकल है यहां पर जिसकी कंसंट्रेशन तुम देखो सेल के बाहर ज्यादा है और अंदर देखो कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन। क्योंकि चीजें क्या करती है, हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। किसमें जाती है, लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। अब क्या हुआ, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा, यहां कंसंट्रेशन कम। अब क्या हुआ कि डिफ्यूजन हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस क्या, पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएंगे। और जब यहां से यहां जाएंगे तो बाहर कंसंट्रेशन कम हो रही है, अंदर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और एक ऐसा समय आएगा जब कंसंट्रेशन दोनों जगह क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और अब मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूवमेंट होना बंद हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है डिफ्यूजन समझ आया होगा कि डिफ्यूजन होता क्या है, डिफ्यूजन होता क्या है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, चलिए, तो डिफ्यूजन क्या होता है समझ आया। अगला टॉपिक है क्या, ऑस्मोसिस। क्या, ऑस्मोसिस। क्योंकि हमने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस भी कराता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कैसे कराता है इसको समझो। पहले तो समझेंगे ऑस्मोसिस क्या है। तो उसने क्या कहा, वाटर आल्सो फॉलो द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर जो है वो लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। अभी पढ़ा डिफ्यूजन में क्या, कि जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। तो वो नियम तो वाटर में भी लगता है, वो नियम तो वाटर के लिए भी लगता है कि वो भी क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से वो भी लोअर ही जाएगा। बट फिर ऑस्मोसिस डिफ्यूजन से कैसे अलग है, तो अलग क्या है यहां समझना। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वहां किसी के मॉलिक्यूल की बात नहीं कही थी, वहां मॉलिक्यूल किसी का भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। ऑस्मोसिस सिर्फ किसका होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का। सुनना, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन बहुत फाइन सा डिफरेंस है। वहां क्या था डेफिनेशन में, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल लिखा था कि एक मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करना क्या था, डिफ्यूजन था। बट ऑस्मोसिस में क्या है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब यही काम वाटर का मॉलिक्यूल करेगा, कि जब वाटर का मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से क्या करेगा, लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, बट किसके थ्रू, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। वहां मेम्ब्रेन का कोई कंसेप्ट नहीं था। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, मैंने तुम्हें परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया कि परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा थी, हवा में चली गई, तो वहां भी क्या हुआ है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही गया। बट क्या बीच में कोई मूवमेंट थी, कोई मेम्ब्रेन थी, तो दैट इज डिफ्यूजन। दैट इज डिफ्यूजन। मैंने पानी का एग्जांपल दिया कि पानी में चीनी का क्रिस्टल डाला, चीनी के क्रिस्टल टूट के क्या करे, पानी में पूरा स्प्रेड हो गए। अब पानी में जब पूरा में स्प्रेड हो गए तो वहां जरा ध्यान दो, पानी से तो बेटा क्लास हो रही है, पानी घर से मांग सकती हो, बंद करना बेटा इसको। अब मैंने क्या कहा, सुनना जरा। मैंने कहा कि जो मैंने एग्जांपल आपको पानी में चीनी का क्रिस्टल वाला दिया था, तो वहां भी चीनी के क्रिस्टल टूटे अपने पार्टिकल्स में, और क्या किए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही गए, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही गए। बट क्या वहां कोई मेम्ब्रेन थी, और चीनी का पार्टिकल कैसा था, सॉलिड था। क्या था, सॉलिड था। कैसा था, सॉलिड था। बट डिफ्यूजन तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। बट बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहां जो मूवमेंट हो रहा है वो किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। बट किसके थ्रू होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां नहीं थी। किसमें, डिफ्यूजन में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं थी। जैसे मैंने आपको परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया है कि नहीं, पानी में इंक डाला था तो वहां डिफ्यूजन किसका हो रहा है, लिक्विड का ही हो रहा है। इंक क्या है, दैट इज आल्सो अ लिक्विड मॉलिक्यूल, है कि नहीं, पूरे पानी में स्प्रेड कर गया। बट क्या वहां कोई मेम्ब्रेन थी दोनों के बीच में, तो इसको क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल मूव करता है हायर कंसंट्रेशन रीजन से किसमें, लोअर कंसंट्रेशन रीजन में, बट किसके थ्रू, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इसे कहा गया है क्या, ऑस्मोसिस। तो दो बेसिक डिफरेंस है ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में, कि डिफ्यूजन
सॉलिड लिक्विड गैस किसी के भी मॉलिक्यूल का हो सकता है, बट डिफ्यूजन में जब ये सॉलिड लिक्विड गैस का मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है तो किसी मेम्ब्रेन का वहां होना जरूरी नहीं है। बट वहीं ऑस्मोसिस में क्या जो मूवमेंट कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, बट किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा, तो उसको कहेंगे क्या, ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे इसको, ऑस्मोसिस। तो समझ आया कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अब थोड़ा सा पीछे अगर जाओ तो जो मैंने आपको ऑक्सीजन का मूवमेंट समझाया वो क्या है, डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है, वो डिफ्यूजन है। क्या है, डिफ्यूजन है। क्यों, अरे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गैस है और जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है क्या है, वो दैट इज आल्सो सॉलिड, वो क्या है, सॉलिड। और ऑस्मोसिस किसका होता है, वाटर के मॉलिक्यूल का। तो दो डिफरेंस है कि नहीं है, कि ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है वो कौन है, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या लिक्विड, वो भी किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू। डिफ्यूजन में क्या है, किसी का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, बट तो फिर तो बोला भैया लिक्विड तो वहां भी जाता है, तो फिर वहां मेम्ब्रेन होती है, यहां मेम्ब्रेन नहीं होती है, किसमें, डिफ्यूजन में। किसमें, डिफ्यूजन। समझ आया नहीं आया? अच्छा, एक पॉइंट यहां पर ये जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। तो ऑस्मोसिस समझ आया, दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जस्ट आप एक मेम्ब्रेन भी वहां वर्ड यूज कर सकते हैं। अब यहां देखो एक बात लिखी गई है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन द वाटर। वो तो हमने पढ़ लिया कि एक लिक्विड का मॉलिक्यूल क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन रीजन से अगर लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है वो भी किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज ऑस्मोसिस। बट एक बात कह रहा है कि उस वाटर का जो मूवमेंट है वो इस पे भी निर्भर करता है कि उस लिक्विड या वाटर के अंदर कितनी अमाउंट में सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है, कितनी अमाउंट में सब्सटेंस डिसॉल्व्ड है। समझ लो कि जो उसका मूवमेंट है वो इस पे भी निर्भर कर रहा है कि उस लिक्विड में कितनी अमाउंट में वाटर डिसॉल्व है, वाटर डिसॉल्व है। चल रहा है, चल। अब यहां देखो बेटा, अब इस आधार पे सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में बांटा है। क्या करा है, सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में बांटा है। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है जरा समझना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। क्या समझ आया, अगर एक ऐसा मीडियम है, एक कैसा मीडियम है, एक ऐसा मीडियम है, ये सेल है, ये सेल के अंदर हो गया, सेल के बाहर हो गया। अगर एक ऐसा मीडियम है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन दैट इज वाटर का जो अमाउंट है वो सेल के बाहर क्या है, ज्यादा है, और सेल के अंदर क्या है, कम है कि नहीं, सेल के अंदर कम है। तो ये दो यहां दिखाए, इसका मतलब क्या है कि बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर उसकी तुलना में क्या है, कम है। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, है ना। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, कह रहा है कि अगर सेल के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसमें वाटर ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, और अंदर जो है उसमें वाटर क्या है, कम है, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब इस स्थिति में तुम दूसरा पॉइंट खुद समझ गए होंगे कि जब हाइपोटोनिक केस में क्या है कि जो मीडियम बाहर है उसमें वाटर ज्यादा है, अंदर कम है। अब यहां पर जब बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है हाइपोटोनिक में, अंदर कम है, तो चीजें क्या करेगी, मुझे लगता है बाहर से अंदर जाएगी, बाहर से अंदर जाएगी। ये तो समझ गए कि चीजें क्या करती है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाती है। तो हाइपोटोनिक केस में क्या होगा, जो मूवमेंट होगा वो सेल के बाहर से फ्लूइड का अंदर की तरफ होगा, और ये है ऑस्मोसिस। ये क्या है, ऑस्मोसिस। क्योंकि जो जा रहा है वो क्या है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है, और किसके थ्रू जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस। ठीक है,
इसको कहते हैं एंडोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं इसको? एंडोऑस्मोसिस। क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? सेल स्वेल करेगा। सेल क्या करेगा? स्वेल करेगा। सेल स्वेल करेगा मतलब सेल फूलेगा। ऑफ कोर्स जब चीज बाहर से सेल के अंदर जाएगी तो सेल क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, दैट इज स्वेल करेगा। समझ आया नहीं? हाइपरटोनिक क्या है? हाइपरटोनिक कैसा है? जब सेल के बाहर जो मीडियम है, जो सेल के बाहर जो मीडियम है, उस मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है किसकी तुलना में? जो वाटर की कंसंट्रेशन सेल के भीतर या अंदर है। और इस स्थिति में जो मूवमेंट होगा सॉल्यूशन का वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। और इस स्थिति में सेल क्या करेगा? स्वेल होगा। क्या होगा? स्वेल होगा। अब बात करते हैं आइसोटोनिक की। किसकी? आइसोटोनिक की। तो आइसोटोनिक के केस में देखो फिर से सेल आया। अगर सेल के बाहर जो मीडियम है, सेल के बाहर जो मीडियम है उसमें बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वही वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? एग्जैक्टली अंदर है। क्या है? एग्जैक्टली अंदर है। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो मैंने फिर बोला आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अगर वहां मीडियम जो सेल को सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, इज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज दी सेल, उस मीडियम में वाटर की कंसेंट्रेशन क्या है? उतनी ही है जितना कि वाटर की कंसेंट्रेशन सेल के अंदर है। तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक। और इस स्थिति में तुम जान रहे हो ना कंसेंट्रेशन कहीं ज्यादा ना कहीं कम, तो चीजें तो क्या करती है? वाटर भी तो हायर से लोअर ही जाता है, जहां कहीं हायर नहीं कोई लोअर नहीं। तो मुझे लगता है इस स्थिति में कोई नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा और हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस ही नहीं हुआ। क्या ऑस्मोसिस हुआ? ऑस्मोसिस मतलब मूवमेंट होना चाहिए ना, तो मूवमेंट हुआ ही नहीं। चलो अगला पॉइंट समझ आया। इस स्थिति में क्या होगा भाई? जब कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या करेगा? सेल रिमेन नॉर्मल। सेल अपने नॉर्मल आकार में रहेगा, ना एक्सपेंड करेगा ना श्रिंक करेगा, ना एक्सपेंड करेगा ना श्रिंक करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो चलो आगे देखते हैं बच्चा। अब तीसरा और आखिरी आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या आया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या हो रहा है कि सेल के बाहर जो मीडियम है, सेल के जो बाहर मीडियम है, उसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन है, वो वाटर का कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर है उससे कम है। क्या है? उससे कम है। बोले तो हाइपोटोनिक का बिल्कुल उल्टा है। क्या? हाइपरटोनिक। इन केस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन द मीडियम सराउंडिंग द सेल have less water concentration as compared to the water concentration inside the cell। और इस स्थिति में आप समझ गए होंगे मूवमेंट कहां से कहां होगा, क्योंकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर कंसंट्रेशन कम है। तो चीजें क्या करेंगी, या वाटर क्या करेगा? सेल के अंदर से बाहर जाएगा, जिसको हमने लिखा वाटर लीव दी सेल। वाटर क्या करेगा? सेल को लीव करेगा, है कि नहीं? तो आई थिंक पहला पॉइंट जिसको समझ आ गया, ये याद रहा, तो अगला पॉइंट तो वैसे समझ आता है। और इस स्थिति में खुद बताओ इस प्रोसेस को क्या, अच्छा इस प्रोसेस दूसरा पॉइंट छोड़ देंगे हम, ये वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट पहले देखो। और इस प्रोसेस में क्या होगा कि फ्लूइड जो है वाटर वो अंदर से बाहर आ रहा है, तो सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा, ऑफ कोर्स श्रिंक करेगा, है कि नहीं? और इस प्रोसेस को कहा जाता है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या कहा जाता है? एक्सोऑस्मोसिस। तो मुझे समझाओ डिफ्यूजन समझ आया कि नहीं आया? डिफ्यूजन क्या है? अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, that molecule of substance can be solid, liquid or gas, है ना, when it move from higher concentration region to lower concentration region, and here the involvement of membrane is not present। membrane का involvement मौजूद नहीं होता है, इसको कहा गया है क्या? डिफ्यूजन। कौन करा रहा है डिफ्यूजन? वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वहां सॉलिड और लिक्विड गैस का मॉलिक्यूल नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ किसका? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड और गैस नहीं होगा। इन केस ऑफ ऑस्मोसिस क्या हो रहा है? देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और उसमें फिर तीन तरह के सॉल्यूशन है।
हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। फटाफट करते हैं। हाइपोटोनिक बोले तो क्या, एक ऐसा स्थिति है जब सेल के बाहर जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो इसको कहा गया हाइपोटोनिक। इस स्थिति में क्या होगा कि जो फ्लूइड का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ होगा। सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। प्रोसेस को एंडोमोसिस कहा गया। अब बात करें आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ऐसी स्थिति जब सेल के बाहर जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन उतना ही एग्जैक्टली सेम है जितना कि सेल के अंदर, उसको कहा गया आइसोटोनिक। प्रोसेस क्या है, कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, क्या होगा, कोई नेट मूवमेंट भी नहीं होगा और सेल क्या रहेगा, अपनी नॉर्मल अवस्था में रहेगा। बात करते हैं हाइपरटोनिक की। हाइपरटोनिक क्या है कि अगर सेल के सराउंडिंग में जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो उसको कहा गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक। इस स्थिति में क्या करेगा, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होने के से जो फ्लूइड है वो अंदर से बाहर की तरफ लीव करेगा। प्रोसेस को क्या कहा, एक्सोऑस्मोसिस कहा गया। और इस स्थिति में सेल क्या करेगा, श्रिंक करेगा। क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, तुम्हें ज्यादा डिफ्यूजन क्या है वो भी समझ आया, ऑस्मोसिस क्या है वो भी समझ आया, और हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये तीनों भी आपको समझ आए होंगे। और ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों का प्रोसेस किसके थ्रू होता है कनिष्का, ये काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ आया नहीं आया, चलो हाँ भैया। नहीं, मतलब मेम्ब्रेन जैसी कोई चीज नहीं होगी, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे मैंने उदाहरण जो दिया, एक्चुअल डिफ्यूजन क्या है, जो मैंने आपको परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया वो डिफ्यूजन हो रहा है। मैंने आपको क्या कहते हैं, जो उदाहरण किसका दिया, इंक वाला, वो डिफ्यूजन हुआ है। वो क्या हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है। हाँ बोलो, हाँ पीछे कर लेंगे तो हाँ बोलो। जो ये अब देखो मैं था हाँ, एक्चुअल में मैं तुम्हें से एक उदाहरण दूं, जैसे प्लांट की जो जड़ें होती हैं, सुनना। अब जड़ों को तुम देखोगे तो जड़ों पे क्या होता है ना, रूट हेयर्स होते हैं। क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। सुनना, अब मेम्ब्रेन और पोर में अंतर है, मेम्ब्रेन और पोर में अंतर है। अब जो पेड़ों की जड़ें होती है उसमें रूट हेयर्स होती हैं। अब इन रूट हेयर को तुम देखो ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, रूट हेयर को बड़े स्केल पे देखोगे तो छोटे छोटे क्या है, पोर्स है। अब इन पोर्स को तुम मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, इन पोर्स को आप मेम्ब्रेन नहीं कह सकते। और यहां जब क्या होता है, पानी कैसे चढ़ता है पेड़ में ऊपर, कि तुम कहते हो कि जड़ से पानी एब्जॉर्ब होता है, कैसे, क्योंकि जमीन में पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है और जो जड़ है, ये जो रूट के अंदर रूट हेयर है, वहां वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है, उसकी ऑब्वियसली बात जमीन की तुलना में कम होता है। और वाटर क्या होता है, बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, अंदर कंसंट्रेशन कम होती है। और क्या करता है, इन पोर से अंदर चला जाता है। बट इस पोर को तुम प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, है कि नहीं। बट जब तुम सेल के लेवल पे चले जाओगे, किसके लेवल पे चले जाओगे, सेल के लेवल पे चले जाओगे, तो वहां क्या हो रहा है, वहां जो मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है। इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया क्या, ऑस्मोसिस। बट फिर भाई ध्यान रखो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, बट ध्यान रखो फिर वो क्या होना चाहिए, मूवमेंट किसका होगा, वाटर के मॉलिक्यूल का अगर हो रहा है तो ऑस्मोसिस कहलाया। और अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस आ रहा है, कोई गैसेस सब्सटेंस आ रहा है, तो वो फिर ऑस्मोसिस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिफ्यूजन कहलाएगा। तभी अगर बहुत बारीक सा डिफरेंस है, दो कंडीशन है ऑस्मोसिस होने की, कि मूवमेंट किसका, किसी लिक्विड मॉलिक्यूल का। अब लिक्विड मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो डिफ्यूजन में भी हो रहा है। आपने पानी में इंक डाली थी तो इंक क्या था, लिक्विड था, तो लिक्विड ही तो जा रहा था हायर कंसंट्रेशन लोअर में, बट उसको डिफ्यूजन क्यों नहीं कहा, उसको ऑस्मोसिस क्यों नहीं कहा, क्योंकि वहां मेम्ब्रेन नहीं थी, वहां मेम्ब्रेन नहीं थी, है कि नहीं। अब तुमको कंफ्यूजन हो रही होगी, जो तुमको एग्जांपल दिया किसका, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का, तुम कह रहे होंगे कि वहां किसके थ्रू जा रहा है, मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहा है। तो मेम्ब्रेन के थ्रू गया, बट जा कौन रहा है, एक सॉलिड और गैसेस सब्सटेंस जा रहा है, तो क्या है वो, डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। ये वो डायग्राम दिखाया गया, देखो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है,
सेल के बाहर वाटर ज्यादा होता है। और जब मैं कहता हूं वाटर ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है? उसका दूसरा मतलब ये हो गया कि उसके अंदर सॉल्यूट कम है ना? क्योंकि हमने ये भी तो पढ़ा कि जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसको इससे भी फर्क पड़ता है कि मीडियम में कितना सब्सटेंस डिसॉल्व है, मीडियम में कितना सब्सटेंस डिसॉल्व है। और आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बोला कि सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और जब आप कहते हैं कि सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका दूसरा मतलब क्या है कि उस वाटर में जो चीज डिसॉल्व है, जिसको सॉल्यूट कहते हैं, वो क्या है? वो कम है। इसका दूसरा अर्थ अपने आप से ये हो गया। बट बात करें आइसोटोनिक की, तो देखो यहां दिखाया गया ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो दूसरे कलर में दिखाया गया वो क्या है? उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्यूट है। तो हाइपोटोनिक में क्या दिख रहा है? वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है, मतलब वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बट उसके अंदर जो चीज डिसॉल्व है, सब्सटेंस दैट इज सॉल्वेंट, वो क्या है? वो कम है। तो आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ऐसे भी देख सकते हो। और आइसोटोनिक में क्या है? सेल के अंदर और बाहर वाटर कंसंट्रेशन बराबर है। इसको ऐसे भी देखो कि वाटर जितना है उतना ही उसके अंदर डिसॉल्व सॉल्वेंट भी है कि नहीं? और अगर हम बात करें किसकी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था कि सेल के बाहर जो मीडियम है उसमें वाटर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है और अंदर कम है। उल्टा बोल दिया, वो तो हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक उसका उल्टा है। हाइपोटोनिक में क्या है कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। अब जब बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब कि वाटर तो बाहर कम है बट बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है, बाहर सॉल्वेंट ज्यादा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या चीज है? जैसे यहां तुमने कहा कि हाइपोटोनिक में क्या है? सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अगर बाहर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब बाहर, उल्टा बोल दिया, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है कि कम है? कम है। और बाहर ज्यादा है। बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है वाटर का, मतलब बाहर अगर कंसंट्रेशन वाटर ज्यादा है तो बाहर सॉलिड की कंसंट्रेशन कम भी तो है कि नहीं? तो ऐसे भी समझ सकते हो। और कंफ्यूजिंग है तो फिर मैंने कहा वाटर के नजरिए से ही पढ़ लो, वाटर के नजरिए से ही पढ़ लो कि नहीं? समझ आया कनिष्ठ? बाकी लोग बोलो, भाई को समझ आया? आगे जा सकते हैं। चलो अभी जरा देखो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्या पता कंफ्यूजन कम हो जाए कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बहुत फाइन लाइन है। जैसे क्या कहा, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन कैन ऑकर इन एनी मीडियम। समझ आया? डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है। अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं, चलो रुको। डिफ्यूजन का एग्जांपल मैंने आपको इंक वाला दिया, वहां डिफ्यूजन किस में हो रहा था? लिक्विड में हो रहा था। मैंने वो आपको परफ्यूम वाला एग्जांपल दिया, वहां डिफ्यूजन किस में हुआ? गैस में हुआ। बच्चा पूछना चाहिए, तुम लोग पूछते नहीं हो, तो बोलो भैया एक डिफ्यूजन का एग्जांपल सॉलिड में भी दो, है कि नहीं? मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अरे भाई ये तो जमाना स्मार्ट बोर्ड का आ गया, और इससे पहले हम लोग किसमें थे? वो व्हाइट बोर्ड पे थे, है ना? बट हम अपने टाइम की बात करें, जब हम छोटे थे, छोटे मतलब तीसरी चौथी की बात करें, जब थोड़े बड़े हुए 7वीं 8वीं, हमारे उसमें भी ग्रीन बोर्ड वगैरह आ गए थे, है ना? बट जब छोटे थे, चौथी 5वीं तक की क्लास की बात करें, उससे पहले की बात, तो क्या होता था ना, दीवार पे ही वो काला सा पेंट किया रहता था और टीचर उस पर चौक से लिखता था। क्या लिखता था? चौक से लिखता था, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग क्या करते थे जब गर्मियों का छुट्टियां पड़ती थी, ये सपोज करो कल से गर्मी की छुट्टी पड़नी है, आज जाते थे होमवर्क लेने। तुम भी जाते ना ऐसे? छोटे तक तो जानते हैं, है ना? छोटे तक तो होमवर्क लेने जाते हैं, बड़ी क्लास में फिर वो होमवर्क लेने जाते ही नहीं थे, है ना? गलत चीज है, बट जो किया वो बता, है ना? अब क्या करते थे छोटे में कि जब कल से समर वेकेशन पढ़ना है, आज होमवर्क लेने गए हैं, अब क्या करते थे, जब लास्ट पीरियड रहता था, क्या करते थे, वो बोर्ड पे अपने नाम लिख देंगे, बड़ा कुछ ना कुछ लिख, सब अपने नाम लिख जाएंगे। अब क्या होता था, पूरे 2 महीने क्लास होती नहीं थी, 2 महीने पूरी क्लास होती नहीं थी, और वो चौक क्या है, वो बोर्ड पे वैसे का वैसे किसी ने मिटाया भी नहीं। अब जब तुम पहले दिन छुट्टियों के बाद आते थे, अब तुम उस चौक जो लिखा वो मिटता ही नहीं था। हुआ क्या कि चौक के जो पार्टिकल हैं, वो जो बोर्ड दीवार पे हैं, उसके पार्टिकल के अंदर मिल गए, डिफ्यूज हो गए। क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए, है ना? बट अगर मैं आज लिखूं और कल नहीं मिटेगा, कल तो मिट जाएगा। क्यों? सॉलिड में डिफ्यूजन होता है बट बहुत स्लो होता है। आपके घर में किताबें होंगी, तुमने देखा होगा किसी घर में बहुत पुरानी किताबें हैं, तुमने ऐसे रख दी, या तुमने एक के अंदर एक पन्ना फंसा के रख दिया और तुम उसको ऐसे दबा के रख दो,
जैसे इसको ले जाना घर, रख देना, अब तुम इसे कहीं ऐसे रख देना नॉर्मल, तुम साल 2 साल इसको ऐसे ही छोड़ो। या इसको क्यों दबा रहे, तुम देखो घर में पुरानी किताबें होती हैं जो कई सालों से तुमने खोली नहीं, जब तुम उसको खोलते हो क्या होता है, पन्ने चिपक गए होते हैं, पन्ने, तो क्या हो रहा है, सॉलिड में डिफ्यूजन हो रहा है। और कोई मेम्ब्रेन है तो तेरा अगर डाउट है तो देख ये बेसिक सा डिफरेंस है कि जो डिफ्यूजन है इट कैन ऑकर इन एनी मीडियम, इट कैन ऑकर इन एनी मीडियम। हम केमिस्ट्री में देखेंगे, अगर केमिस्ट्री का वो मैटर चैप्टर उड़ गया, बट होपफुली कोई और चैप्टर होगा वहां डिफ्यूजन, केमिस्ट्री में डिफ्यूजन मुझे लगता है आएगा कि नहीं, तो हम और एग्जांपल आपको केमिस्ट्री में देंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है हम बायोलॉजी पढ़े तो इतना में से इतने समझ आना चाहिए। मैंने अच्छे खासे एग्जांपल दिए डिफ्यूजन के भी। तो डिफ्यूजन क्या है, इट कैन ऑकर इन एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है। बट ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है कि नहीं। और अगर हम बात करें डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है और गैस का भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट है वो सिर्फ किसका हो रहा है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। किसका, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से मतलब है वो मॉलिक्यूल जो लिक्विड में डिसॉल्व है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। बट उस सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व हो रहा है किसी लिक्विड में वो सॉल्यूट होता है, और जिसमें डिसॉल्व हुआ वो एक लिक्विड ही होता है, जिसमें डिसॉल्व वो लिक्विड क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और दोनों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है कि नहीं। तो यहां किसका मूवमेंट होता है, लिक्विड में डिसॉल्व सब्सटेंस का। लिक्विड डिसॉल्व सब्सटेंस मतलब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का। और यहां मूवमेंट किसी का भी हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस का। ठीक है, यहां देखो क्या लिखा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। हो तो अलग बात है, बीच में आ जाएगा क्या अलग बात है, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं भी होगा तो भी डिफ्यूजन हो जाता है। परफ्यूम का एग्जांपल दिया, उसके लिए बीच में कोई मेम्ब्रेन की जरूरत थी, इंक जो था वो पूरे पानी में स्प्रेड हुआ, क्या वहां मेम्ब्रेन की जरूरत थी, होता तो भी होता, नहीं होता तो भी हो गया कि नहीं। बट ऑस्मोसिस के लिए बीच में मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। जैसे किशमिश का एग्जांपल देखा है, अब रात को पानी में किशमिश डाल के छोड़ देते हो तो किशमिश की क्या है, वो ऑस्मोसिस हो रहा है। वो क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। कि तुमने किशमिश लिया, पानी में डाला, सुबह तक किशमिश मोटा हो जाता, पानी भर जाता, अंदर फूल जाता है। कैसा सॉल्यूशन था, पहला वाला हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, किशमिश के अंदर किशमिश तो पूरा सूखा हुआ होता है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो पानी क्या किया, पानी क्या किया, किशमिश की जो झिल्ली है उसके, किशमिश के ऊपर झिल्ली होती है हल्की सी, है ना, उस झिल्ली मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया, बाहर से अंदर चला गया। ये क्या हो रहा है, ये डिफ्यूजन हुआ नहीं, ये ऑस्मोसिस हुआ। ये क्या हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, और ऑस्मोसिस कौन सा वाला केस है, हाइपोटोनिक वाला, है कि नहीं। और अगर वही किशमिश को तुम क्या करो, नमकीन पानी में डालो, किसमें डालो, पानी में, पिचक जाएगा। अपने अंदर जो फ्लूइड लिया है उसको बाहर रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, उसको बाहर रिलीज कर देगा। और ये क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस ही हो रहा है। हाँ, मीडियम कैसा है, वो हाइपोटोनिक है, वो हाइपोटोनिक। ये करके देखना, है ना, मुझे मौका मिलेगा तो क्या पता मैं आपको करके दिखाऊंगा। बट एकदम से नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। समझ आया नहीं आया। तो यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होता है, किसमें, ऑस्मोसिस में। और यहां क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इज अचीव इन द सिस्टम। डिफ्यूजन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कंसंट्रेशन दोनों तरफ बराबर हो जाती है। बट आमतौर पे ऑस्मोसिस के केस में इक्विलिब्रियम कभी अचीव नहीं हो पाता है, कभी अचीव नहीं हो पाता है, कि हमेशा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम रह ही जाती है। इसीलिए लिखा कि ऑस्मोसिस में इक्विलिब्रियम नेवर अचीव फॉर दी सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो वहां मूव कर रहा है उसके लिए कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो पाता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा कनिष्क का, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग इतना ही पढ़ पाएंगे। अगला हमें पढ़ना था सेल वॉल। क्या पढ़ना था, सेल वॉल। मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं क्लास को 10 मिनट, है ना, 10 मिनट एक्सटेंड करेंगे तो इसमें सेल वॉल भी कवर हो जाएगा। और आइडली सेल वॉल तक हमें पढ़ लेना चाहिए था। तो जरा देखो सेल वॉल क्या है। अब सेल वॉल का डेफिनेशन देखो। सेल वॉल इज अ रिजिड, रिजिड समझ तो,
जो फ्लेक्सिबल नहीं है, जो क्या है एक सर्टेन शेप में रहता है, जिसका शेप बदलता है, दैट इज रिजिड, है ना। कह रहा है सेल वॉल इज अ रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। मतलब हम तक अब तक जो पढ़ रहे थे थोड़ा वहां गड़बड़ थी। हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक सेल का आउटर कवरिंग है, बट एक्चुअल में हकीकत यह है कि प्लांट के केस में सेल वॉल क्या है, उसकी आउटर कवरिंग है, बट किसमें, सिर्फ प्लांट सेल में। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, समझे। अगर तुम बात करें कि प्लांट सेल की, तो जो प्लांट सेल होता है उसमें एक्चुअल में जो सबसे भारी आउटर लेयरिंग है वो किसकी है, सेल वॉल की। और सेल वॉल के बाद आता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, एनिमल सेल की, किसकी, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के केस में जो सबसे आउटर कवरिंग है वो किसकी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोले तो सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है, आई थिंक वो चार्ट याद आया आपको शुरुआत वाला। अगर तुम्हें याद हो वहां सेल वॉल किसमें लिखा था, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और उसमें ब्रैकेट में लिखा था क्या, ओनली प्लांट सेल, ओनली। वो चार्ट तुमको मैंने डाला पहले यहाँ पर, या दिखाया पहले, बट आई थिंक आपको समझ थोड़ा सा बाद में आ रहा है कि नहीं। आप जब ये नोट्स पढ़ोगे, ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आपको समझ आएगा क्यों पहले, क्योंकि आप आई थिंक ये सब चीजें पढ़ चुके होंगे, तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये चीजें तो शुरुआत में ध्यान देंगे ना मैं, क्योंकि मैं सब कुछ आगे का जानता हूँ। तो मुझे एक जगह पढ़ लेना चाहिए कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, कौन प्लांट में ही होता है, कौन एनिमल में होता है। जिसके आगे कुछ नहीं लिखा वो दोनों में होता है, वो दोनों में होता है। तो क्या समझ आया आपको। तो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल। क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल। तो सेल वॉल का डेफिनेशन क्या है कि सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग प्रेजेंट इन दी प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की आउटर कवरिंग है, लोकेटेड आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके भी ये बाहर होती है। इट इज नॉन लिविंग, बताया था ये क्या है, नॉन लिविंग इन नेचर होता है, फ्रीली परमेबल। क्या लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, सिलेक्टिव, उसमें से कुछ भी अपने मुताबिक नहीं जाएगा, है ना। बट ये क्या है, फ्रीली परमेबल। फ्रीली परमेबल मतलब ये कोई रोक टोक नहीं करती, ये कोई रोक टोक नहीं करती, ये अपने से इजीली अंदर जाने देगी और अंदर से बाहर। ये सिलेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, वो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। बट इसके बारे में क्या कहता है कि सेल वॉल क्या है, एक फ्रीली परमेबल है, ठीक है। इट सीक्रेटेड बाय द सेल इटसेल्फ। हाँ, इसको कौन बनाता है, सेल ही इसको बनाता है। प्लांट में जो सेल वॉल उसकी आउटर कवरिंग है जो कि सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर होती है, इसको कौन सीक्रेटेड करता है, द सेल सीक्रेटेड दी प्लाज्मा सेल वॉल इटसेल्फ, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ऑफ इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल ही खुद बनाता है क्या, सेल वॉल। और किसको प्रोटेक्ट करता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आगे आएगा, और थोड़ा सा बता देता हूं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे प्लांट में या एनिमल दोनों में होता है, उसके अंदर जो फ्लूइड है, उसके अंदर जो फ्लूइड है जिसके अंदर बाकी के सारे ऑर्गेनल मौजूद होंगे, उसको कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो प्लांट में जो सेल वॉल है वो कौन बनाता है, प्लांट सेल खुद बनाता है। और उसका काम क्या है कि प्लांट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो फ्लूइड साइटोप्लाज्म है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट कि ये सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का बना है। किसका बना है, सेलुलोज का बना है, ठीक है। फंक्शन पढ़ते हैं थोड़ा फटाफट। तो सेल वॉल की फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी शेप। ये प्लांट सेल को क्या दे रहा है, रिजिडिटी और शेप, उस सेल प्लांट सेल का आकार प्रदान करता है, ठीक है। मेंटेन शेप एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम ड्राइंग। ये क्या करता है, प्लांट सेल को उसका आकार देता है और उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है कि नहीं। जैसे तुम देखो यार, एनिमल जो है ना वो मोबाइल एनिमल है, मोबाइल मतलब मूव कर सकते। तो हमारे अनुसार अगर मौसम ना हो तो हम क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्या करते हैं, माइग्रेट। जंगल में भी तुम जानवर देखो, मौसम उसके अनुसार नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो माइग्रेट कर लेता है। बट प्लांट तो भाई पूरी जीवन एक ही जगह रहता है, सर्दी हो गर्मी हो, उसको मौसम की मार एक एनिमल की तुलना में ज्यादा झेलनी पड़ती है कि नहीं। अब खुद सोचो कि एक पेड़ एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहां
कई दिन कई महीने बारिश नहीं हुई, बट प्लांट तब भी सर्वाइव करता है कि नहीं करता? कैसे? अब जो सेल वॉल है वो उसके अंदर के फ्लूइड को बाहर जाने ही नहीं देता, और नहीं तो क्या होता, सेल अपने फ्लूइड को लूज कर लेता और सेल ड्राई हो जाता और डेड हो जाता, और इस तरह से पेड़ की मृत्यु हो जाती। बट प्लांट इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता। रीजन है भाई के पास सेल वॉल होती है। क्या होती है? वो उसको इस स्थिति से प्रिवेंट करता है। दूसरा देखो, इट गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो सेल वॉल है प्लांट के सेल के पास, वो उसको एक मजबूती भी प्रदान करता है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द सेल, ऑब्वियस सी बात है वो सेल को सपोर्ट और प्रोटेक्ट का काम करता है। हेल्प इन ट्रेजेक्टरी, अलाउ द सेल टू एक्सपैंड व्हेन वाटर एंटर, ऑब्वियस सी बात है वाटर जब सेल के अंदर अलाउ मूव करता है, जैसे सपोज कर दूसरी स्थिति लेते हैं, कहीं बाढ़ आई तो मैंने कहा जानवर तो चले जाते हैं, बट पेड़ तो बस उस बाढ़ में भी वहीं रहता है, और बाढ़ का पानी सपोज करो 1 महीना 2 महीना अगर नहीं निकलता है तो पेड़ तो उसी में रहता है। बट क्या होता है, तुम्हें नहीं लगता कि जब पानी सेल के अंदर जाएगा तो सेल कोलैप्स कर सकता है, फूल के फूट जाएगा? जैसा आपने देखा होगा, आप कभी पानी में काम कीजिए, आप कई देर तक कभी पानी में रहिए या आप बर्तन धोइए, आपकी स्किन फटने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं होता ना। होता क्या है कि हमारी सेल के अंदर पानी ज्यादा दिन लग जाता है, और सेल क्या करता है, एक्सपेंड करता है। कितना एक्सपेंड करेगा भाई? इलास्टिक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट कितना इलास्टिक होगा? एक एंड ऐसा आएगा जब क्या कर जाएगा भाई, कोलैप्स या ब्रस्ट कर जाएगा। फिर तुम देखते हो आपकी स्किन कैसे हो जाती है, झड़ने लग जाती है और गलने से लग जाती है। ज्यादा देर आप पानी में नहीं रह सकते। आप पानी में खड़े रहिए एक दिन पानी में खड़े रहिए, पूरे पैर पे छाले से हो जाएंगे, है ना, पानी भर जाएगा उसके अंदर। बट प्लांट के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? सेल वॉल है उसके पास, है ना, कि अगर उसके अंदर पानी जाता भी है और वो एक्सपेंड भी करेगा तो वो उसको इतना आसानी से एक्सपेंड भी करने नहीं देता है, और इस तरह से वो क्या करता है, प्लांट सेल को इस स्थिति से भी प्रिवेंट करता है कि नहीं? और लास्ट है, जो सेल वॉल है वो क्या है, एक फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है। अलाउ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस टू पास, ये अपने से वाटर और डिजोल्व सब्सटेंस को बड़े इजीली पास होने देती है। ठीक है, की पॉइंट क्या है बेटा, कि जो सेल वॉल को अगर हम सीधा सीधा बताएं, मतलब खत्म करें, कि जो पॉइंट आपके दिमाग में होने ही चाहिए कि सेल वॉल क्या है, सेल वॉल प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है और मेंटेन करता है क्या, शेप ऑफ सेल। मत बोलना प्लांट सेल, क्योंकि सेल में नहीं, मतलब दोनों सेल में नहीं होता ना, सिर्फ किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। ठीक है, चलो एक छोटा सा डिफरेंशिएशन, फिर इसके बाद जो न्यूक्लियस रह जाएगा उसको हम कल करेंगे, बट आई थिंक ये डिफरेंशिएशन पढ़ा जा सकता है। चलिए यहां देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल की बात करें, इट ऑकर इन प्लांट सेल, सिर्फ किसमें होता है, प्लांट सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इट लाइज आउटसाइड द सेल, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो उसकी सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आउटर लेयर है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये एनिमल की तो सबसे आउटसाइड वाली लेयर है, बट प्लांट में ये क्या है, सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, इनर में आती है कि नहीं? ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। इट इज नॉन लिविंग, जो सेल वॉल है क्या है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, किसका, सेल का, और वो भी कौन सा सेल का, प्लांट सेल का। ठीक है, क्वाइट थिक इन प्लांट सेल, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, तभी तो प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड, दैट इज अ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा पाती है। इट इज लिविंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग सेल से बना है और बहुत ही थिन होता है, बहुत ही थिन होता है, पढ़ा ना, थिन डेलिकेट होता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज रिजिड, रिजिड समझते हो, कोई ऐसी चीज जो फ्लो नहीं करती है, जिसका शेप इंटैक्ट रहता है, जो अपनी शेप बदलता नहीं है, उसको कहते हैं क्या, रिजिड। और वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इट इज जनरली परमेबल, जनरली परमेबल कि हाँ अपने से चीजों को परमिट बहुत इजीली करती है, बट ये क्या होती है, सेलेक्टिवली परमेबल, ये हर चीज को अपने से अलाउ नहीं करती है पास होने, कुछ सेलेक्टिव चीजों को अंदर से बाहर आने देती है, तो कुछ ही चीजों को बाहर से अंदर जाने देती है, इसलिए कहा गया इसको सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इट इज फॉर्म ऑफ सेलुलोज, ये किसका बना हुआ है, सेलुलोज से बना होता है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बनता है किससे, लिपिड्स, लिपिड्स आर सम केमिकल जो सेल ही बनाता है,
प्रोटीन या कुछ स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड द फाइनल पॉइंट, इट मेजर फंक्शन, सेल वॉल का जो मेजर फंक्शन है प्लांट सेल में, सेल मत बोलना चाहिए, सेल का मतलब फिर दोनों हो जाएगा। सेल वॉल का जो मेजर फंक्शन है प्लांट में वो क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड दी स्ट्रेंथ टू दी प्लांट सेल, टू दी प्लांट सेल। और वही अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इट्स मेजर फंक्शन इज टू होल्ड सेलुलर कंटेंट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल। सेलुलर कंटेंट क्या है? जो सेल के अंदर चीजें हैं, दैट इज ऑर्गेनल, उनको होल्ड करने का काम करता है और साथ साथ कंट्रोल करता है क्या? वेरियस मटेरियल का मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आज इतना ही कराएंगे। मैं उम्मीद करूंगा जो पढ़ाया है, दो ही चीज पढ़ाई है, क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल। सेल वॉल तो बहुत छोटा सा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी छोटा था, बट देखो वहां बीच में डिफ्यूजन आया, ऑस्मोसिस आया, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बीच का अंतर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑस्मोसिस में तीन तरह के स्थितियां हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तरीके से पढ़ लेना, उसका डिफरेंशिएट प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना कराएंगे, कल मिलेंगे तो आगे करेंगे। कल आगे पढ़ने के लिए क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस कल पढ़ेंगे और आई थिंक फिर हम जाएंगे किसमें? न्यूक्लियस थोड़ा लंबा रहने वाला है, देखो। ठीक है, न्यूक्लियस पढ़ेंगे एंड देन साइटोप्लाज्म। तो देखेंगे कल ये दो कवर होंगे। और देखो चीजें स्लो चलेगी, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई हम रिवीजन क्लास में नहीं है, ये हम कोई रिवीजन क्लास में नहीं है कि एक चैप्टर पकड़ा और 3 घंटे 4 घंटे में पूरा कर दिया। आई थिंक हम ये, तुम लोग क्या कर रहे हो, इसको चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो और एक पहली बार जब पढ़ा जाएगा तो भाई देखो वो चैप्टर 4 से 5 दिन लेगा। ये कोई खाना पूर्ति नहीं हो रही है कि हाँ कि हमको 1 घंटे में क्या सारा खबर कर देना है कि नहीं। हमें 1 घंटा यहाँ खड़ा हूं तो 1 घंटे मैंने बोला ही है। ऑब्वियसली हमें एक चीज को कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट भी किया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोई रिवीजन क्लास नहीं चल रही कि आप पढ़ के बैठे हैं। आपके लिए टॉपिक बिल्कुल नया फ्रेश है, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें स्लो चलेंगी, है ना। जब रिवीजन होता है तब स्टोरी अलग होती है। रिवीजन के टाइम पे क्या होता है भाई, आपका चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है, आपको बहुत सारी बातें पहले से पता होती है, तब हम चैप्टर को क्या कर सकते हैं, तब किया जाता है कि चैप्टर क्या कि तुमने 3-2 क्लास में खत्म कर दिया, है कि नहीं। अभी तुम में से इनमें से कोई सारी चीज जानते हैं, आगे जो रहता तुम सुने हो उनका नाम, सुने तो हो, 8th में रहा होगा, बट ठीक है बच्चे वो भूल जाते, है कि नहीं। तो टीना मेरा वो कैमरा चल रहा है दोस्त, तो उसको बंद कर दे दोस्त। ठीक है, कल मिलेंगे, ठीक है, पढ़ के आना।